तसव्वुर करें, एक ऐसी सल्तनत जो एक छोटी सी रियासत से शुरू हुई लेकिन चंद सदियों बाद 3 बराज़मों तक फैल गई। एक ऐसी सल्तनत जिसने कुस्तंतनिया जैसे नाकाबिले तस्खीर समझे जाने वाले शहर को फतह किया, यूरोप की बड़ी ताकतों का मुकाबला किया, मशरिक़ वुस्ता और शुमाली अफ्रीका के वसी इलाकों पर हुकूमत की और एक बार तबाही के करीब पहुंचकर भी दोबारा खड़ी हुई। ये दास्तान है उस्मानी सल्तनत की। सवाल यह है, एक छोटी सी तुर्क रियासत दुनिया की ताकतवर तरीन सल्तनतों में कैसे तब्दील हुई और इतनी अजीम सल्तनत आखिर जवाल का शिकार क्यों हुई? आइए शुरू करते हैं। 13वीं सदी के आखिर में इनातोलिया सियासी इंतशार का शिकार था। सल्जूकी सल्तनत कमजोर हो रही थी और मुख्तलिफ तुर्क रियासतें अपने अपने इलाकों में ताकत हासिल कर रही थीं। इसी दौर में एक तुर्क सरदार सामने आया, उस्मान अव्वल। तकरीबन 1299 ईस्वी के आसपास। मुअर्रिखीन इस तारीख पर मुकम्मल मुत्तफिक नहीं, कुछ इसे 1300 से 1302 ईस्वी के दरमियान भी रखते हैं। उस्मान ने एक छोटी सी रियासत कायम की। ये रियासत रकबे में बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसके पास एक मजबूत जज्बा, जंगी सलाहियत और मुसलसल तौसी की हिकमत अमली थी। उस्मान के बाद उसके जानशीनों ने आसपास के इलाकों पर कब्जा करना शुरू किया और छोटी सी उस्मानी रियासत आहिस्ता आहिस्ता एक ताकतवर सल्तनत में तब्दील होने लगी। लेकिन उस्मानी तारीख एक मुसलसल बिला रुकावट उरूज की कहानी नहीं। 1402 ईस्वी में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने सल्तनत की बुनियादें हिला दी। वस्ती एशिया के फातिह तैमूर ने जंगे अनकरा में सुल्तान बायजीद अव्वल को बुरी तरह शिकस्त दी और उसे कैदी बना लिया। इसके बाद उस्मानी सल्तनत खाना जंगी और इंतशार के एक दौर में चली गई जिसे तारीख में दौरे फतरत कहा जाता है। कई सालों तक सल्तनत का मुस्तकबिल गैर यकीनी रहा, लेकिन उस्मानी खानदान ने हिम्मत नहीं हारी। सुल्तान मोहम्मद अव्वल ने सल्तनत को दोबारा मुत्तहिद किया और यहीं से वो सिलसिला शुरू हुआ जो बाद में सल्तनत को उसकी बुलंद तरीन सतह तक ले गया। ये बाब याद रखना जरूरी है क्योंकि ये साबित करता है कि उस्मानी सल्तनत की अजमत सिर्फ फुतूहात की नहीं बल्कि हर शिकस्त के बाद दोबारा खड़े होने की भी कहानी है। साल था 1453 ईस्वी। उस्मानी तख्त पर एक नौजवान सुल्तान बैठा था, सुल्तान मोहम्मद सानी, जिसे तारीख ने बाद में मोहम्मद फातिह के नाम से याद किया। मोहम्मद फातिह का सबसे बड़ा हदफ था कुस्तंतनिया। यह शहर सदियों से बाज़ंतीनी सल्तनत का मरकज था और उसे दुनिया के मजबूत तरीन शहरों में शुमार किया जाता था। अगरचे उस वक्त तक बाज़ंतीनी सल्तनत खुद बहुत कमजोर हो चुकी थी और शहर की आबादी भी पहले के मुकाबले में काफी कम रह गई थी। मोहम्मद फातिह ने बड़ी फौज तैयार की और तोपखाने को जंग में इंतहाई अहम किरदार दिया। मुहासरा शुरू हुआ। उस्मानी तोपों ने शहर की अजीम फसीलों को निशाना बनाया। फिर एक हैरान कुन फौजी हिकमत अमली इख्तियार की गई। उस्मानियों ने अपने जहाज खुश्की के रास्ते से गुजार कर गोल्डन हारन तक पहुंचा दिए। शहर पर दबाव बढ़ता गया और आखिरकार 29 मई 1453 को कुस्तंतनिया उस्मानियों के कब्जे में आ गया। यह सिर्फ एक शहर की फतह नहीं थी, ये दुनिया की तारीख का एक अहम मोड़ था। कुस्तंतनिया उस्मानी सल्तनत का मरकज बन गया और बाद में यही शहर इस्तांबुल के नाम से मशहूर हुआ। मोहम्मद फातिह ने खुद को सिर्फ एक फातिह साबित नहीं किया बल्कि एक मुंतजिम और तामीरात के सरपरस्त के तौर पर भी तारीख में जगह बनाई। कुस्तंतनिया की फतह के बाद उस्मानी सल्तनत की ताकत मजीद बढ़ने लगी। उस्मानियों ने जुनूब मशरकी यूरोप, अनातोलिया और मशरकी बहर रूम में अपना असर व रसूख वसी किया। उस्मानी सल्तनत के ज़ेर इख्तिदार मुख्तलिफ कौमें, ज़बानें और सकाफ़तें मौजूद थीं। ये एक बहुत बड़ी और पेचीदा सल्तनत बन चुकी थी जिसकी ताकत सिर्फ फौज तक महदूद नहीं थी। तिजारत, बहरी ताकत और इंतजामी निज़ाम भी उसकी मजबूती का हिस्सा थे। 16वीं सदी के आगाज में सुल्तान सलीम अव्वल उस्मानी तख्त पर आया। उसके दौर में उस्मानी सल्तनत ने मशरक की तरफ बड़ी फतूहात हासिल की और उस्मानी इख्तिदार शाम, मिस्र और हिजाज तक पहुंच गया। इसी फतह के साथ सल्तनत बाज़ाब्ता तौर पर 3 बरे-अज़्मों यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक फैल गई। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा समेत इस्लामी दुनिया के इंतहाई अहम मकामात भी उस्मानी सल्तनत के ज़ेर इंतजाम आ गए। ये सल्तनत के आलमी किरदार का एक निहायत अहम मरहला था। और फिर उस्मानी सल्तनत में एक ऐसा सुल्तान आया जिसके दौर को अक्सर सल्तनत का उरूज समझा जाता है, सुल्तान सुलेमान कानूनी, जिसे यूरोप में सुलेमान द मैग्निफिसेंट के नाम से भी जाना जाता है। उसने 1520 ईस्वी से 1566 ईस्वी तक हुकूमत की।
इसके दौर में उस्मानी सल्तनत सियासी, फौजी और सकाफती एतबार से इंतहाई ताकतवर बन गई। उस्मानी फौज वुस्ता यूरोप तक पहुंची। बहर रूम में उस्मानी बहरी ताकत मजबूत हुई और कानून और इंतजामी निजाम में भी अहम काम हुए। इसीलिए सुलेमान को सिर्फ एक फातेह नहीं बल्कि एक कानून साज और मुंतजिम के तौर पर भी याद किया जाता है। उस्मानी सल्तनत की एक और बड़ी ताकत उसकी बहरिया थी। बहर रूम में उस्मानी बहरी बेड़े ने कई यूरोपी ताकतों को चैलेंज किया। मशहूर उस्मानी अमीरुल बहर खैरुद्दीन बारबरोसा ने उस्मानी बहरी ताकत को मजीद मजबूत किया और उस्मानी बहरी जहाज शुमाली अफ्रीका से लेकर बहर रूम के मुख्तलिफ इलाकों तक सरगर्म रहे। समंदरी रास्तों पर कंट्रोल सिर्फ फौजी ताकत नहीं था, ये तिजारत, दौलत और सियासी असर और रसूख के लिए भी इंतहाई अहम था। इतनी बड़ी सल्तनत सिर्फ जंगों से कायम नहीं रह सकती थी। उस्मानियों ने एक वसी इंतजामी निजाम कायम किया। सूबे, गवर्नर, अदालतें, टैक्स का निजाम और फौजी इंतजाम सल्तनत को चलाने में अहम किरदार अदा करते थे। सल्तनत में मुख्तलिफ मजहबी और नस्ली गिरोहों की बड़ी तादाद मौजूद थी और मकामी हालात के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में इंतजामी तरीके भी मुख्तलिफ हो सकते थे। इस्तांबुल सल्तनत का सियासी और सकाफती मरकज बन गया। मसाजिद, मदारिस, बाजार, पुल और हम्माम तामीर हुए। उस्मानी फन तामीर ने इस्लामी दुनिया की तारीख में एक अलग मकाम हासिल किया। लेकिन तारीख में कोई भी सल्तनत हमेशा ताकतवर नहीं रहती। वक्त के साथ उस्मानी सल्तनत को कई मसाइल का सामना करना पड़ा। यूरोप में नई फौजी टेक्नोलॉजी सामने आ रही थी, समंदरी तिजारत के आलमी रास्ते तब्दील हो रहे थे और यूरोपी ताकतें इक्तसादी व सनअती एतबार से आगे बढ़ रही थीं। सल्तनत के अंदर सियासी कशमकश, इंतजामी मसाइल और मुआशी दबाव भी बढ़ने लगा। एक वक्त की ताकतवर उस्मानी फौज को यूरोप की जदीद होती हुई फौजों का मुकाबला करना मुश्किल होने लगा। लेकिन उस्मानियों ने फौरन हिम्मत नहीं हारी। कई सलातीन और इस्लाह पसंद हुक्मरानों ने सल्तनत को दोबारा मजबूत बनाने की कोशिश की। 19वीं सदी में दुनिया तेजी से बदल रही थी। सनती इनकलाब ने यूरोप को नई मुआशी और फौजी ताकत दी। रेलवे, जदीद हथियार, जदीद फौजी तरबियत और सनती पैदावार ने आलमी ताकत का तवाजुन बदल दिया। उस्मानी सल्तनत ने भी जदीद इस्लाहात शुरू की। फौज, तालीम, इंतजामिया और कानून में तब्दीलियां लाने की कोशिश की गई, लेकिन मसाइल बहुत ज्यादा थे। सल्तनत के मुख्तलिफ इलाकों में कौम परस्ती की तहरीकें भी बढ़ रही थीं। यूनान, बुल्कान और दीगर इलाकों में उस्मानी इक़्तिदार को शदीद चैलेंजेस का सामना हुआ। दूसरी तरफ रूस, बरतानिया, फ्रांस और ऑस्ट्रिया जैसी ताकतें भी उस्मानी इलाकों और असर व रसूख में दिलचस्पी रखती थीं। फिर आया वो वाक़या जिसने उस्मानी सल्तनत के आखिरी दौर को फैसला कुन तौर पर बदल दिया। पहली जंग अजीम। उस्मानी सल्तनत ने मरकजी ताकतों के साथ इत्तेहाद किया। जंग कई महाजों पर लड़ी गई। उस्मानी फौज ने गीली पूली जैसे महाज पर शानदार मुजाहिमत करके इत्तेहादी अफवाज को पीछे धकेला, लेकिन मजमूई तौर पर जंग उस्मानियों के हक में नहीं रही। जंग के इख्तिताम तक सल्तनत शदीद कमजोर हो चुकी थी। उसके कई इलाके उससे अलग हो गए और आखिरकार उस्मानी सल्तनत का सियासी वजूद अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ गया। उस्मानी सल्तनत की दास्तान सिर्फ फुतूहात और जंगों की दास्तान नहीं, ये एक ऐसी रियासत की कहानी है जो एक छोटी सी सरहदी रियासत से शुरू हुई, एक बार तबाही के दहाने पर पहुंची, दोबारा उठी, कुस्तंतनिया फतह किया, 3 बरे-आज़मों तक फैली और सदियों तक आलमी सियासत में अहम किरदार अदा किया। लेकिन इसकी दास्तान हमें एक और हकीकत भी बताती है। दुनिया की कोई ताकत हमेशा कायम नहीं रहती। ताकत के साथ अगर मजबूत इदारे, मईशत, टेक्नोलॉजी और बदलते वक्त के मुताबिक इस्लाहात न हो तो अजीम तरीन सल्तनतें भी कमजोर हो सकती हैं। उस्मानी सल्तनत खत्म हो गई, लेकिन उसकी तारीख आज भी जिंदा है और शायद यही तारीख का सबसे बड़ा सबक है। सल्तनतें खत्म हो जाती हैं, लेकिन उनके फैसले, फुतूहात और गलतियां आने वाली नस्लों के लिए हमेशा सबक बनकर बाकी रहती हैं। अगर आपको तारीख की ऐसी हैरत अंगेज दास्तानें पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपके ख्याल में उस्मानी सल्तनत का सबसे ताकतवर सुल्तान कौन था।